हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही टेक्निकल क्लासेस। आज मैं लाइव क्लास लेने के लिए आया था, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण क्लास नहीं ले पाए। इसका मुझे बहुत खेद है, लेकिन वही टॉपिक का मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग इसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, क्वेश्चन है राइट सेल रिएक्शन of Fe plus 2 ion salt bridge MnO4 minus Mn plus 2 ion। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पूछा इस क्वेश्चन को देख के आप डिटरमाइन कर सकते हैं ये कौन सा सेल होगा, गैल्वेनिक सेल होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो देखिए, इसको डिटरमाइन करने के दो तरीके हैं। आप इस क्वेश्चन से मालूम कर सकते हैं ये कौन सा सेल है। पहले देखिए, Fe से Fe+2 हो रहा है, इसका मतलब है इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होता है? एनोड पर। इसको हम लोग पढ़ते हैं ABC, मतलब ये साल्ट ब्रिज है। ये दो पैरेलल लाइन है ना, इसको साल्ट ब्रिज कहा जाता है। और साल्ट ब्रिज की बाएं तरफ वाले पार्ट का जो रिएक्शन है उसको एनोड कहते हैं, और उसके दाएं तरफ वाले को कैथोड कहते हैं। और एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ये भी जानते हैं आप लोग। और कैथोड पे होता है रिडक्शन ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा है। इसका मतलब रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। और रिडॉक्स रिएक्शन में हमने पढ़े हैं कि गैल्वेनिक सेल में ही रिडॉक्स रिएक्शन होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। तो यहाँ से भी हम मालूम कर लिए कि ये गैल्वेनिक सेल है। दूसरी बात कि गैल्वेनिक सेल में साल्ट ब्रिज होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में साल्ट ब्रिज का यूज नहीं होता है। तो यहाँ से भी स्टूडेंट मालूम कर सकते हैं कि ये कौन सा सेल है, यानी ये एक गैल्वेनिक सेल है। तो हम फोकस करना है मुझे सेल रिएक्शन पे। सबसे पहले हम इसका हाफ सेल रिएक्शन लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे एट एनोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन लिखेंगे। ये देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट एनोड पे होता है। तो यहाँ लिखा आएगा Fe, ये सॉलिड अवस्था में था। जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, जब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन में तोड़े, तो ये बन जाएगा Fe+2 आयन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल का मतलब क्या? एक बीकर में दोनों बीकर मिला के फुल रिएक्शन होता है, एक सेल बनता है। दोनों बीकर मिला के एक सेल बनता है, लेकिन जब उसको हम हाफ हाफ बांट देंगे तो एनोड वाले पार्ट को, तो उसको कहेंगे हाफ ऑक्सीडेशन सेल। एट कैथोड, कैथोड पे होता है रिडक्शन। ये वाला पार्ट MnO4 माइनस एक्वा सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा आपका Mn+2 आयन और प्लस जल का अणु। हमने देखा कि MnO4 एक्वा सॉल्यूशन का जब इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ तो Mn+2 और जल में बदल गया। अब आयन को इक्वल करना है। इधर देखिए, ऑक्सीजन का 4 अणु है, इधर ऑक्सीजन का 1 अणु है, तो 4 पूरा होने के लिए इसको 4 से गुना कर दीजिए। इधर भी ऑक्सीजन का 4 अणु, इधर भी ऑक्सीजन का 4 अणु हो गया। अब देख रहे हैं इधर हाइड्रोजन है, लेकिन इधर हाइड्रोजन नहीं है। दोनों तरफ हाइड्रोजन की इक्विवेलेंट करने के लिए इस तरफ देखते हैं 4 दूनी 8 हाइड्रोजन का आयन है, तो हाइड्रोजन का 8 अणु मतलब आयन ऐड कर देते हैं। अब देखिए किधर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। जब भी एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन को दाएं तरफ यहाँ पे लिखते हैं। जब रिडक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन को बाएं तरफ इस घर में लिखते हैं। और कितना लिखना होगा? इस पे 2, यहाँ पे देखिए 2+2 है ना, इसलिए यहाँ पे 2 लिखे। और बात इस पे 0 है, इस पे कुछ नहीं है तो 0 है। तो 0 और +2 में कितना का अंतर है? 2 का अंतर, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हम जोड़ दिए। लेकिन बाबू देखो, यहाँ पे मैंगनीज पे कितना है पता नहीं चल रहा है आपको, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। लेकिन यहाँ पे देखो +2 है, ये तो मालूम चल रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम सिखाए थे आपको, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। MnO4 माइनस
इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है Mn का, तो लिखेंगे Mn प्लस ऑक्सीजन का कितना अणु 4 और ऑक्सीजन का अपना पर्सनल ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 इक्वल टू पूरे पे पावर जितना होता है ना उसको लिखा जाता है। अगर कुछ नहीं होता ना तो ऐसे 0 लिखते, लेकिन -1 है, नहीं 1 लिखा है तो -1 होगा, -1 लिखेंगे। इसको कैलकुलेशन करिएगा तो Mn का वैल्यू आएगा -1 + 8 = 7, यानी हमको इस पे पता चल गया कि मैंगनीज पे +7 इलेक्ट्रॉन है ना। ऑक्सीडेशन नंबर मैंगनीज का +7 है और यहाँ पे +2 है, दोनों में अंतर देखते हैं तो स्टूडेंट्स 5 का आता है, तो हम यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। देख रहे हैं यहाँ 7 यहाँ 2, दोनों में अंतर करेंगे 5 - 2 यानी 7 - 2 5 हो जाएगा। इसको कहते हैं रिडक्शन हाफ सेल। अब हमें यहाँ से लिखना है सेल रिएक्शन। स्टूडेंट्स सेल रिएक्शन लिखने के लिए आपको हमने बतलाया था कि सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती है। जब भी सेल रिएक्शन लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन और रिडक्शन वाला रिएक्शन दोनों को जोड़कर यहाँ लिखा जाता है। जब भी इस दोनों को ऐड करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या और ये इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरी तरह से कट जाना चाहिए, मतलब सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इस दोनों को कटाने के लिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन कटेगा नहीं, दोनों को कोफिशिएंट से गुना कर दो, 2 से गुना कर दिए। अब लिखिए, अब देखिए Fe कितना हो जाएगा 5 Fe सॉलिड अवस्था में, प्लस का चिन्ह देंगे इसमें और कुछ नहीं बचा, इसमें आओ, इसको हम 2 से गुना कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2MnO4 माइनस एक्वा सॉल्यूशन, फिर 8 दूनी 16 हाइड्रोजन का आयन प्लस इधर ये दोनों तो कट जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि ये 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन, ये भी 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एरो का चिन्ह देंगे, अब इसको लिखना है इस तीर के बाद वाला 5 Fe प्लस एक्वा सॉल्यूशन, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, इसमें कुछ नहीं बचा, यहाँ आ जाते हैं, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2Mn प्लस आयन एक्वा सॉल्यूशन, फिर प्लस का चिन्ह, जल की मात्रा 4 दूनी 8 H2O, ये लिक्विड है। तो स्टूडेंट्स जब भी आपको ये क्वेश्चन आए कि इसका सेल रिएक्शन लिखना है तो सबसे पहले इसका हाफ सेल रिएक्शन दोनों लिख लेना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे, अब फिर दोनों को जोड़ के लिखना है। जोड़ने के बाद आपको डिटरमाइन करना है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें नहीं होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन को देख लेना है दोनों में कितना कितना है। अगर बराबर है तो गुना नहीं करना है, सीधे कटा देंगे। अगर बराबर नहीं है तो उसको बराबर करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होता है उसके कोफिशिएंट से, और फिर इस तरह से लिखते हैं, ये आपका आंसर होगा। ये खास करके पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको अच्छा से देखें और कॉपी में नोट कर लें। एक क्वेश्चन आपको HW के रूप में देते हैं, Fe+2 से Fe+3 साल्ट ब्रिज MnO4 माइनस से Mn+2 आयन, इसको सॉल्व करना है आप लोग को, इसी तरह से सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। आज का अगला टॉपिक होगा, आप लोग नोट करिएगा, डिफरेंट बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। डिफरेंट बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। डिफरेंट बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बाएं तरफ लिख लेते हैं गैल्वेनिक सेल और इधर लिख लेते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अंतर ज्ञात करें। तो पहला देखिए लिखते हैं, हाँ, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अंतर क्या होता है। पहला अंतर देखिए, गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में चेंज किया जाता है। दूसरा अंतर होता है
कि गैल्वेनिक सेल में रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है, यानी इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ नहीं होता है। तीसरा अंतर स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं कि गैल्वेनिक रिएक्शन एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है एक ऐसा रिएक्शन जिसमें घटना अपने आप हो, जिसमें फिनोमेना अपने आप हो। स्पॉन्टेनियस का मतलब है जिसमें रिएक्शन अपने आप हो। उसको रिएक्शन करवाने के लिए हमें बाहर के डिवाइस का जरूरत नहीं पड़ता है। जबकि स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करेंगे तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी ये अपने आप रिएक्शन नहीं होता है, इसमें अपने आप फिनोमेना नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें एक एक्सटर्नल डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। वो एक्सटर्नल डिवाइस क्या हो सकता है? वो बैटरी हो सकता है जो दो टर्मिनल को जोड़ने का काम करता है। यानी ये रिएक्शन अपने आप नहीं होगा, इस रिएक्शन को करवाने के लिए मुझे बैटरी की ज़रूरत पड़ेगा। इसीलिए ये नॉन स्पॉन्टेनियस है और ये स्पॉन्टेनियस है। अगला अंतर हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि गैल्वेनिक सेल में साल्ट ब्रिज का यूज होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में साल्ट ब्रिज का यूज नहीं होता है। स्टूडेंट्स साल्ट ब्रिज का मतलब ये है कि वो आयन को न्यूट्रल करने का काम करता है। जब हम गैल्वेनिक सेल पढ़े थे तो उसमें देखे थे कि दो बीकर था और दोनों बीकर में इलेक्ट्रोलाइट था और वो आयन में टूटने लगा था और कुछ आयन की संख्या एक बीकर में ज़्यादा दूसरे में कम हो रही थी। उस आयन को इक्विवेलेंट करने के लिए, उस आयन को न्यूट्रलेट करने के लिए, उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को न्यूट्रल करने के लिए हम साल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। किसमें? गैल्वेनिक सेल में। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में साल्ट ब्रिज का यूज नहीं होता है स्टूडेंट्स। और अगला अंतर कर सकते हैं कि गैल्वेनिक सेल में हम दो बीकर का यूज करते हैं और दोनों बीकर में इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं। दो बीकर मिलकर एक सेल का निर्माण करता है। अगर एक बीकर की बात करें तो वो हाफ सेल कहलाता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम एक ही बीकर का यूज करते हैं और एक ही बीकर में दोनों इलेक्ट्रोड को फील्ड करके उसको हम पूरा करते हैं। तो स्टूडेंट्स यही बात हमें लिखना है। इन दिस या फिर इसको डिफाइन कर देते हैं। हाँ, इन दिस सेल द केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें लिख सकते हैं इन दिस सेल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिख रहा है, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। दूसरा अंतर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इन दिस सेल यूजिंग साल्ट ब्रिज। इसमें स्टूडेंट लिख सकते हैं इन दिस सेल कांट यूज साल्ट ब्रिज। तीसरा अंतर स्टूडेंट लिख सकते हैं इन दिस सेल द फिनोमेना या फिर इन दिस सेल द रिएक्शन इज ऑलवेज spontaneous। और स्टूडेंट्स इसका थर्ड नंबर लिख सकते हैं इन दिस सेल द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस।
4th नंबर स्टूडेंट लिख सकते हैं, इन दिस सेल द redox, in this cell the reaction is redox, but galvanic electrolytic cell में in this cell the reaction is not redox। और क्या लिख सकते हैं, हाँ 5 नंबर स्टूडेंट लिख सकते हैं कि गैल्वेनिक सेल में एनोड पे निगेटिव साइन होता है जबकि कैथोड पे पॉजिटिव साइन होता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। इस बात को ध्यान रखना क्या कि गैल्वेनिक सेल में एनोड पर नेगेटिव चार्ज, कैथोड पे पॉजिटिव, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करेंगे तो एनोड पे पॉजिटिव, कैथोड पे नेगेटिव, यानी चिन्ह फिक्स नहीं होता है जबकि रिएक्शन फिक्स होता है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन, चाहे दुनिया का कोई भी सेल हो। इसमें लिख सकते हैं कि इन दिस सेल द एनोड कनेक्टेड with negative pole and cathode connected with positive pole। स्टूडेंट्स 5 नंबर इसका लिखेंगे कि इन दिस सेल द एनोड connected with positive pole and cathode connected with negative pole, ये 5 प्रकार का स्टूडेंट्स अंतर है। आप इसको कॉपी में अच्छा से नोट कर ले और एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख सकते हैं इसके लिए। तो स्टूडेंट्स अगला लिखिएगा आप लोग, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन एंड मेटालिक कंडक्शन। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन एंड मेटालिक कंडक्शन। डिफरेंट बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन एंड मेटालिक कंडक्शन। इधर लिख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और इस तरफ लिखते हैं मेटालिक कंडक्शन। स्टूडेंट्स इसको पढ़ने से पहले एक बात पे फोकस करते हैं कि मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक में अंतर क्या है। हम देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे सिल्वर का, कॉपर का, एल्युमिनियम का, और इस तरफ लेते हैं NaCl, ZnSO4, CuSO4 और ले सकते हैं, इतना ही रहने दीजिए। इस पे फोकस करिए, ये क्या है, ये सॉलिड होगा और ये मेटल है, धातु। इस पे बात करेंगे स्टूडेंट्स तो पता चलेगा ये लिक्विड होगा या मोल्टेन स्टेट में होगा या एक्वा सॉल्यूशन होगा ना। ये मेटल होगा सॉलिड और ये एक्वा सॉल्यूशन हो सकता है, लिक्विड यानी मोल्टेन स्टेट में हो सकता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स
इसमें भी करंट फ्लो करेगा और इसमें भी करंट फ्लो करेगा ना। देखिए स्टूडेंट्स, हमने बतलाया कि ये सॉलिड है, इसमें भी करंट फ्लो करेगा। ये लिक्विड मोल्टेन स्टेट या एक्वा सॉल्यूशन में है, इसमें भी करंट फ्लो करेगा। हमने पढ़ा है कि करंट कब फ्लो करता है। करंट तभी फ्लो करता है जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जब इधर अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा। ये भी पढ़े हैं कि नहीं ये बताओ। इसमें करंट फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण, और इसमें बताओ क्या इसमें इलेक्ट्रॉन होता है? बाबू नहीं होता है। जब सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे, सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे और जब इससे हम लोग करंट प्रवाहित करेंगे तो ये आयन में टूट जाता है, ये आयन में टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। Na+ का मतलब ये आयन में है, Cl- की तरफ ये आयन में है। अगर मैं बात करूं एल्युमिनियम का तो ये सॉलिड रूप में है, और जब हम इस पे +3 दे देते हैं तो ये आयन के रूप में हो जाता है। हम इस पे कहेंगे 13 इलेक्ट्रॉन है और हम इसमें कहेंगे 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, मेटल में, सॉलिड पदार्थ में अगर उससे करंट प्रवाहित हो सकता है तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण करंट फ्लो करेगा, जबकि लिक्विड स्टेट वाले जितने भी सब्सटेंस है उसमें करंट तो फ्लो करेगा, लेकिन करंट फ्लो तभी करेगा जब वो आयन में टूटेगा। इसका मतलब है ये आयन के ट्रांसफर के कारण, आयन के मूवमेंट के कारण करंट फ्लो करता है। तो याद रखना आप लोग, जब भी हम मेटालिक कंडक्शन यानी मेटल की बात करेंगे तो हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, हम उसमें करंट प्रवाहित कर रहे हैं, इसलिए हम, इसका मतलब है कि उसमें हम इलेक्ट्रॉन को फ्लोलेशन कर रहे हैं। इसमें जितना भी चेंजिंग होगा वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण होगा, यानी मेटालिक कंडक्शन में जितना भी चेंजिंग होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लोलेशन के कारण होता है। जबकि मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की बात करूंगा, अब नहीं बोलना कि सर इधर इलेक्ट्रोलाइटिक इधर मेटालिक है, उसको हम छोड़ दिया है, इस दोनों को देखना है। अगर स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की बात करेंगे तो इसमें जितना भी परिवर्तन होगा, जितना भी चेंजिंग होगा वो सब आयन के मूवमेंट के कारण होगा। तो आप लोग को थोड़ा तो जानकारी हो गया होगा कि मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या है। यानी मेटालिक कंडक्शन एक ऐसा कंडक्शन है जिसमें कोई भी परिवर्तन इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन एक ऐसा कंडक्शन है जिसमें परिवर्तन, जिसमें चेंजिंग किसी भी प्रकार का आयन के कारण होगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसको। लिखिए आप लोग पहला इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का, द इन दिस कंडक्शन करंट flow by help or movement of ion। इसमें बाबू लिखेंगे, एक नंबर लिख लीजिए इसका, इसमें लिखेंगे इन दिस conduction current flow by help or moment of इलेक्ट्रॉन। हमने लिखा कि इलेक्ट्रोलाइटिक में कंडक्शन में करंट फ्लो करता है किसके हेल्प से? आयन के हेल्प से, और मेटालिक कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन के हेल्प से। दूसरा नंबर स्टूडेंट्स लिखिएगा, इट इन्वॉल्व केमिकल चेंजिंग, इट इन्वॉल्व केमिकल चेंजिंग इन द डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। या फिर हम इसमें सीधे लिख सकते हैं 2 नंबर में, in this conduction
द chemical changing केमिकल सीधे लिख सकते हैं केमिकल चेंजिंग। स्टूडेंट्स इसमें हम लिख सकते हैं कि इन दिस कंडक्शन द केमिकल चेंजिंग होता है, मतलब कि इस सेल में केमिकल चेंजिंग होता है। या फिर हम लिख सकते हैं केमिकल चेंजिंग डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के डिकम्पोजिशन के कारण इसमें केमिकल चेंजिंग होता है, लेकिन इसमें केमिकल चेंजिंग नहीं होगा। लिखेंगे इन दिस कंडक्शन डू नॉट केमिकल चेंजिंग, लिख सकते हैं डू नॉट केमिकल चेंजिंग। अब कहोगे ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, इस दूसरा पॉइंट को समझिए। इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, मोल्टेन स्टेट वाले सब्सटेंस है, लिक्विड वाले पदार्थ है। जब इससे करंट प्रवाहित होता है तो वो आयन में टूट जाता है, तो उसको कहते हैं केमिकल चेंजिंग हुआ है। सोडियम क्लोराइड एक यौगिक था, एक कंपाउंड था। जब इससे इलेक्ट्रॉन करंट प्रवाहित किया गया तो वो कंपाउंड टूटकर आयन में बदल गया। जब हम जानते हैं कि जब भी कोई पदार्थ टूटकर दूसरा रूप लेता है तो उसको हम कहते हैं केमिकल चेंजिंग या फिजिकल चेंजिंग। तो इसमें केमिकल चेंजिंग हुआ है, किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में। बाबू मेटालिक कंडक्शन में किसी भी प्रकार का केमिकल चेंजिंग नहीं होता है। आपके घर में करंट फ्लो हो रहा है किसके द्वारा, वायर में क्या होगा, वायर या तो एल्युमिनियम का होगा या तो कॉपर का होगा। जब उससे करंट फ्लो करता है तो क्या एल्युमिनियम का वायर में किसी प्रकार का चेंजिंग होता है, नहीं होता है। क्या कॉपर के वायर में किसी प्रकार का चेंजिंग होता है, नहीं होता है। वो कॉपर ही रहेगा, एल्युमिनियम ही रहेगा, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। यही बात हमने यहाँ पे लिखे। दूसरा लिखिएगा स्टूडेंट्स, इट इज इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। हम इलेक्ट्रोलाइटिक में लिख सकते हैं इफ इन दिस कंडक्शन इंक्रीज टेम्परेचर देन इंक्रीज इलेक्ट्रोलाइट। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइट में अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो आयन की संख्या बढ़ती है। जब आयन की संख्या बढ़ेगी तो करंट अधिक फ्लो करेगा। जितना हमें आयन मिलेगा उस मात्रा के अनुसार करंट फ्लो करता है। तो हम लिख सकते हैं कि इन दिस कंडक्शन increase temperature then increase इलेक्ट्रोलाइट ना। हमने लिखा कि अगर इसमें टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इसमें अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट इसमें इंक्रीज करता है। लेकिन स्टूडेंट्स मेटालिक कंडक्शन में लिखेंगे कि अगर इसमें टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इसमें फ्लोरेशन डिक्रीज करता है, उल्टा। 3 नंबर में लिख सकते हैं कि इन दिस कंडक्शन increase temperature then decrease लिख सकते हैं इसका प्रॉपर्टीज, मतलब इसमें जो करंट फ्लो करता है वो डिक्रीज कर जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट का में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज करता है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोलाइट भी इंक्रीज करता है। लेकिन मेटालिक कंडक्शन की बात करेंगे, कंडक्शन मतलब क्या होता है, चालकता। तो हम बोल सकते हैं कि इन दिस कंडक्शन लिखना उचित लग रहा है क्या, इस चालकता में हम कंडक्शन लिख सकते हैं डिक्रीज कंडक्शन, ठीक है।
अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका कंडक्शन घटता है। कंडक्शन मतलब कि उसकी चालकता ना, चालकता होता है कंडक्शन का मतलब। 4 नंबर में स्टूडेंट्स लिखिए, 4 नंबर में हम लिख सकते हैं टेम्परेचर अगर इसका इंक्रीज करते हैं तो इसका कंडक्शन डिक्रीज करेगा। इफ इंक्रीज टेम्परेचर देन डिक्रीज रेसिस्टेंस अच्छी एक बात बोले, इसमें थोड़ा चेंजिंग करे, इसमें लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, चलिए ये भी ठीक है। यहाँ पर लिख लिखिएगा इफ इंक्रीज टेम्परेचर देन इंक्रीज इलेक्ट्रोलाइट, या फिर कंडक्शन लिख सकते हैं, कंडक्शन इसमें। और इसमें लिखिएगा इफ इंक्रीज टेम्परेचर देन डिक्रीज कंडक्शन। चलिए ठीक है। अब देखिए 4 नंबर में मैंने लिखा है कि इफ इंक्रीज टेम्परेचर देन डिक्रीज रेसिस्टेंस, किसका? इलेक्ट्रोलाइट का। अब अच्छा आप पढ़े होंगे रेसिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रुकावट। स्टूडेंट्स एक बात बताइए, जब इसका हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका कंडक्शन बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका कंडक्शन बढ़ रहा है, मतलब इसका चालकता बढ़ रहा है। अगर चालकता बढ़ रहा है तो इसका रेसिस्टेंस कम रहा होगा। रेसिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। और टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ाएंगे तो इसका चालकता बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका रेसिस्टेंस कम हो रहा है। तो वही बात लिखिए कि इफ इंक्रीज टेम्परेचर देन डिक्रीज रेसिस्टेंस। अगर इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेसिस्टेंस घटता है, लेकिन इसमें ऐसा उल्टा होगा। इफ इंक्रीज टेम्परेचर देन इंक्रीज रेसिस्टेंस। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इसका कंडक्शन घट रहा है। इसका टेम्परेचर, मेटालिक कंडक्शन का टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो इसका कंडक्टिविटी मतलब कंडक्शन इसका डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है इसमें करंट अच्छे से फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसमें रेसिस्टेंस अप्लाई हो रहा है, यानी रेसिस्टेंस बढ़ रहा है। क्योंकि हमने पढ़े हैं कि V बराबर आई आर, इसीलिए I बराबर V बटे आर। स्टूडेंट्स या फिर इसको हम लिख सकते हैं R बराबर V बटा I। स्टूडेंट्स अगर करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, है कि नहीं? और जब करंट कम फ्लो करेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। तो बताइए, इसका टेम्परेचर बढ़ाए हैं तो करंट कम हो गया, फ्लोलेशन में कम फ्लो करने लगा। जब I का मान कम होगा तो R का वैल्यू ज़्यादा होगा, इसीलिए इसका रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। कब? जब इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। 5 नंबर स्टूडेंट्स लिख सकते हैं कि द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज जनरली लो। इसका देखिए स्टूडेंट्स, इसका कंडक्टिविटी, द कंडक्टिविटी ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट इज जनरली लो। इसका हाई होता है, कंडक्टिविटी इज हाई। कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है कप्पा ना, उसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका कंडक्टिविटी लो होता है। ऐसा क्यों होता है कंडक्टिविटी लो? बाबू कंडक्टिविटी लो इसीलिए होता है क्योंकि इसका रेसिस्टेंस का अपोजिट इसको हम कहते हैं, इसीलिए इसका कंडक्टिविटी हमेशा लो होता है, जबकि इसका कंडक्टिविटी हाई होता है। तो हम लोग कंडक्टिविटी पर भी विचार करेंगे। एग्जाम में पूछता है व्हाट इज कंडक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।